everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस जो है, रीजनल एस्पिरेशंस के पार्ट 2 को कवर करेंगे, जहां पर हम लोग कश्मीर इशू को समझेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की पूरी कहानी रीजनल एस्पिरेशंस के कंटेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग की कहानी जो है उसे समझा, जाना, उससे टॉपिक्स को कनेक्ट किया। चैप्टर की स्टार्टिंग की कहानी क्या थी? तो स्टार्टिंग की कहानी रीजनल एस्पिरेशंस पर बेस्ड थी कि बेसिकली रीजनल एस्पिरेशंस क्या है, इंडिया में रीजनल एस्पिरेशंस है या नहीं है, इंडिया ने क्या अप्रोच अडॉप्ट करी है उन रीजनल एस्पिरेशंस को प्रॉपरली एड्रेस करने में। तो कहां कहां आपको वो रीजनल एस्पिरेशंस के एस्पेक्ट समझ में आए, तो उसका मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था। रीजनल एस्पिरेशंस सही है गलत है, उस चीज के इर्द गिर्द हमने थोड़ी सी बातचीत करी थी। अब यहां से हम चैप्टर के एक एक पार्ट को लेते चलेंगे। जैसे इस पार्ट में मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर का पूरा मुद्दा समझाऊंगा। अब देखो, दो तीन चीजें हैं। जम्मू एंड कश्मीर वाले एस्पेक्ट को समझना इसलिए भी क्रिटिकल है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा है जो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड से अभी तक चल रहा है और पूरी तरह से समाधान नहीं निकला है। ठीक, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये भी है कि मैंने जम्मू एंड कश्मीर वाले एस्पेक्ट को थोड़ा डिले इसलिए किया क्योंकि आपको इसमें एक चीज देखना होगी कि पुरानी बुक में थोड़ा सा कंटेंट कुछ अलग है, नई बुक्स में कंटेंट अलग है। तो मैंने इस कारण से क्या है, दोनों जो एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन वाला पीडीएफ रहता है उसको साथ में बैठ के पढ़ता गया, पुरानी बुक को पढ़ता गया, जो माइनर चेंजेस थे उन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए एक अच्छा सा लेक्चर आपके लिए बनाया है। ठीक है, तीसरी चीज, इस चैप्टर से एक एडिशनल टॉपिक है, एडिशनल टॉपिक का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उस एडिशनल टॉपिक में एज सच कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बताई गई है, उसमें बस ये बताया गया है कि कश्मीर इशू जो है तो मुद्दा क्या था, उसको रिजॉल्व करने के लिए आर्टिकल 370 जो है उसको रिवोक कर दिया गया, आर्टिकल 370 और 35A को। तो वो उतना एक एडिशनल टॉपिक में छोटा सा 5-7 मिनट का वीडियो है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। क्लियर है? तो फिर हमारा चैप्टर जो होगा इस तरह से हम हर एक टॉपिक को कवर करते चल रहे हैं, वैसे कंप्लीट होते जाएगा। क्लियर? तो ये कहानी थी। अब अगर आगे बढ़े तो रीजनल एस्पिरेशंस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर का पार्ट 2 जो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा आपको पूरी तरह से यह बताएगा कि जो आपने अभी तक चैप्टर में पढ़ा है आगे, उसमें आपने रीजनल एस्पिरेशंस के कंटेक्स्ट को समझा। उस कंटेक्स्ट को अगर ऑन ग्राउंड देखोगे आप तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इस तरह से चैप्टर में सब्सिक्वेंटली आपको जानने को मिलेगा। तो कश्मीर का पूरा मुद्दा जो है फाइन, वो यहां समझ में आएगा। अब द कश्मीर इशू की अगर बात करें तो इसे इशू क्यों कहा जा रहा है? देखो क्या हो रहा है, तो इट इज ऑलवेज सीन एज अ मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर के मुद्दे को इंडिया और पाकिस्तान के बीच का एक मुद्दा देखा जाता है, लेकिन उसके अलावा उसके इंटरनल एस्पेक्ट्स भी हैं, एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स भी हैं। और क्यों वहां रीजनल एस्पिरेशन की जो डिमांड है, मतलब वहां के लोग जो हैं, तो वहां के लोग क्या कर रहे हैं, वहां के एस्पिरेशंस जो है उन्हें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किस तरह से, ऑटोनॉमी के सेंस में, सेपरेटिज्म के सेंस में। तो वो क्यों है, उसका वो जो वाई है, जो रूट कॉज है, वो समझने की कोशिश करेंगे। कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, सोशल डेवलपमेंट्स कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहे हैं, उन सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए इस चैप्टर को, मतलब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। क्लियर हुआ? तो अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर हैड अ स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पुरानी बुक्स में लाइन अलग तरह से चालू हुई है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस है, लेकिन अब वो अर्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि आप क्या देखते हैं, आर्टिकल 370 के चलते जो एक्सक्लूसिविटी थी, जो स्पेशल स्टेटस था, तो आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के साथ में 2019 के साथ में वो चीजें खत्म हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ इट जम्मू एंड कश्मीर एक्सपीरियंस्ड वायलेंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेमिफिकेशन। आप क्या देख रहे हैं कि समस्या थी, समस्या के समाधान अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश करी। जैसे आर्टिकल 370 हटाने के बावजूद भी आप क्या देखेंगे, उन सारी चीजों के बावजूद भी आपको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, सिटीजन्स की तरफ से, सबकी तरफ से प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जम्मू कश्मीर में वायलेंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेमिफिकेशन, ये सारी समस्याओं का आज भी वहां पे बसेरा है। तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? और इन्हीं समस्याओं ने कहीं ना कहीं क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में रीजनल एस्पिरेशंस को जन्म दिया है। वो एस्पेक्ट समझना। जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट से आप देखोगे, सैंपल पेपर जो निकाला है, रिलीज किया, तो उसमें भी क्वेश्चन आए हैं। क्लियर हुआ? सैंपल पेपर जो निकाला उसमें भी क्वेश्चन आए, तो उन सारी चीजों को ध्यान रखना। जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस 3 सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन्स। फाइन, सबसे पहले अगर ज्योग्राफी की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है वो 3 सोशल और पॉलिटिकल रीजन से बना हुआ है। सोशल मतलब क्या है कि सामाजिक रूप से भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, और उसके साथ साथ जैसे पॉलिटिकल रीजन मतलब क्या है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज में भी अलग अलग बटा हुआ है।
पहले एक पूरा स्टेट हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, 2019 के बाद में उसमें 2 यूनियन टेरिटरी निकाल दी गई है। एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर की, दूसरी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो ये 3 पॉलिटिकल रीजन्स हो गए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 3 पॉलिटिकल रीजन्स हो गए। अब अगर बात करें कहां, कश्मीर वैली की, तो कश्मीर वैली क्या है, कश्मीर वैली को समझना यहां पे, तो कश्मीर वैली द पीपल ऑफ कश्मीरी स्पीकिंग एंड मोस्टली मुस्लिम विद अ स्मॉल कश्मीर स्पीकिंग हिंदू माइनॉरिटी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, तो वो सोशल कंपोजिशन मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन। कश्मीर वैली रीजन जो है, कश्मीर वैली रीजन में आपको मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी विद स्मॉल कश्मीर स्पीकिंग हिंदू माइनॉरिटी। स्मॉल कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू माइनॉरिटी भी है जो कश्मीरी भाषा बोल रहे हैं, तो ये वाला कश्मीर वाला पार्ट हो गया कश्मीर वैली वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में जम्मू रीजन जो है, तो ये जो फुटहिल्स रीजन है, ठीक है, तो इन फुटहिल रीजन में आपको जम्मू रीजन कहलाएगा ये वाला। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लेन्स भी है और थोड़ी सा वैली एरियाज भी है, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और सिख कम्युनिटी रहती है एंड दे स्पीक वेरियस लैंग्वेजेस। तो अब जम्मू वाला रीजन जो है, तो थोड़ा सा वहां पे आपको मिक्स कल्चर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में तीसरा जो सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन है, तीसरा सोशल एंड पॉलिटिकल रीजन कौन सा है, वो है लद्दाख वाला, ठीक है। तो मेजर पार्ट जो है वो लद्दाख वाला है। लद्दाख में भी जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, लद्दाख में बताया गया रीजन जो है माउंटेनियस रीजन है पूरा का पूरा, वेरी लिटिल पॉपुलेशन, एरिया बहुत ज्यादा लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, कारण सूखा क्षेत्र है, कोल्ड डेजर्ट है, मतलब उतना ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, कोल्ड डेजर्ट क्या है कि उतनी बारिश नहीं होती है और टेम्परेचर कम रहता है ड्यू टू एलिवेशन, तो सूखा है, बंजर, ठीक है। तो द लद्दाख रीजन इज माउंटेनियस, हैज वेरी लिटिल पॉपुलेशन व्हिच इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम पॉपुलेशन। तो जैसे अगर आप देखोगे लेह लद्दाख वाला क्षेत्र जो है वहां पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन मिल जाएगी, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वगैरह, और फिर वही थोड़ा कारगिल वाले क्षेत्र तरफ जाओगे तो वहां मुस्लिम पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से लद्दाख रीजन भी है, उसका सोशल और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रीजन हो गया। क्लियर हुआ? तो आपने थोड़ा सा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझी कि जम्मू एंड कश्मीर है क्या, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है क्या, तो सोशल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट समझ में आया। क्वेश्चन यहां पे बन जाता है 3 नंबर में, क्या कि सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बताओ, तो ये सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया। क्लियर हुआ? उसके बाद आगे बढ़े अगर, तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। अब जम्मू कश्मीर में रीजनल एस्पिरेशंस हैं, रीजनल एस्पिरेशन मतलब क्या है कि वहां के रीजन में अगर लोग आवाज उठा रहे हैं किस चीज की, ऑटोनॉमी की, सेपरेशन की, तो व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम, वेयर कैन वी ट्रेस द प्रॉब्लम, समस्या निकल के कहां से आती है, तो वो समझो, रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम को समझो यहां पे। तो बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, ठीक है। 1947 के पहले आप क्या देखते हैं कि जम्मू, 1947 के पहले भारत भी नहीं था, क्यों, क्या आप क्या देखते हैं कि अलग अलग ब्रिटिश प्रोविंस थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, सारी चीजें। तो उसके पहले कश्मीर भी एक तरह से एक प्रिंसली स्टेट था, एक राजा रजवाड़ों की गिनती में आता था, जहां पे रूलर जो थे उनका नाम था हरि सिंह, ठीक है, रूलर हरि सिंह थे और हरि सिंह रूल करते थे। क्लियर हुआ? अब क्या हो रहा है देखो कि ब्रिटिशर जब गए थे इंडिया छोड़ के, इतना आपने थोड़ा सा कंटेक्स्ट लिया होगा हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, क्या तब उन्होंने 3 ऑप्शंस देके गए थे सारे प्रिंसली स्टेट्स को, आइदर ज्वाइन दी पाकिस्तान, आइदर ज्वाइन द इंडियन यूनियन, और यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो कश्मीर की अगर आप पोजीशन देखोगे ना, जैसे कंट्री में कश्मीर की पोजीशन ऐसी कुछ है, ठीक है, इधर पाकिस्तान भी लगा हुआ है, इधर इंडिया भी लगा हुआ है, तो कश्मीर पाकिस्तान में भी ज्वाइन हो सकता है, इंडिया में भी ज्वाइन हो सकता है, और तीसरी चीज ये भी है क्योंकि वो दोनों ही पार्ट से कहीं बीच में नहीं आ रहा, तो इंडिपेंडेंट रहने में भी पूरी पूरी सहूलियत थी, ठीक है। तो कश्मीर के जो राजा थे ना, कश्मीर के राजा ने क्या बोला, कश्मीर के राजा जो थे तो ही वाज अ हिंदू रूलर, ठीक है, कश्मीर के राजा हिंदू रूलर थे, मेजोरिटी पॉपुलेशन वहां पे मुस्लिम थी। अब आप बोलोगे सर हिंदू रूलर मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम कैसे हो गया ये, तो उसका सीधा सा कंटेक्स्ट ये है कि कश्मीर में एक समय पे मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जैसे सूफिज्म स्प्रेड होता है, तो विद द स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड सूफिज्म आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो थे सूफिज्म इस्लाम को अडॉप्ट कर लेते हैं, और इनफैक्ट आप आगे अभी देखेंगे क्या कि मोस्ट ऑफ दी जो कश्मीरीज थे ना, दे थॉट देमसेल्फ एज कश्मीरी अबव ऑल, वो अपने आप को ना मुस्लिम की तरह देखते हैं, ना वो अपने आप को किसी और आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट करके देखते हैं, ठीक है। कश्मीरीज जो थे तो कश्मीरीज एसोसिएटेड देमसेल्फ एज कश्मीरी, ठीक है, कश्मीरियत, जैसे कश्मीर की जो रीजनल एस्पिरेशन है उसको कश्मीरियत का नाम दिया गया। कश्मीरियत मतलब क्या है कि वो अपनी आइडेंटिटी को कश्मीरी मान के चलते हैं, कल्चर अलग, ज्योग्राफी अलग, तो उस तरह से क्या है कि कश्मीरी मुस्लिम्स आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। लेकिन अब क्या पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की जो फिलॉसफी थी, पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उनका क्या मानना था देखो, तो पाकिस्तानी लीडर्स थॉट दैट कश्मीर रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान,
since majority population of state was Muslim. तो this shows the color of communalism. क्या कि एक रिलीजन के लोग हैं तो उनको एक टेरिटरी में होना चाहिए, इस तरह की सोच के साथ में पाकिस्तान के लीडर्स ये चाहते थे, क्योंकि कश्मीर में मेजोरिटी मुस्लिम्स है तो उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ दो, ठीक है। बट कश्मीरीज हैड अ टोटली डिफरेंट ओपिनियन, वो कश्मीरियत चाहते थे, कश्मीर को, कश्मीरी पॉपुलेशन जो है तो ना इंडिया के साथ जाना चाहती थी ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, ठीक है। रूलर का भी यही इच्छा था। कब की बात कर रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में जो रूलर थे महाराजा हरि सिंह, ठीक है, तो ही डिड नॉट वांट टू मर्ज आइदर विद इंडिया और पाकिस्तान, बट टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हिज स्टेट, ठीक है। तो ना वो इंडिया से जुड़ना चाहते थे ना पाकिस्तान से, वो अपना एक खुद का इंडिपेंडेंट स्टेटस रखना चाहते थे। तो अब यहां पे आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि किसका क्या विचार था, कौन क्या चाह रहा था। रूलर ये चाहते थे महाराजा हरि सिंह कि वो किधर भी ना जाए। पाकिस्तान के लोग आधी रोटी में दाल ले रहे थे, क्या कि उनको लगा कि अब क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है तो कश्मीर को किसके साथ मिल जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ में। और कश्मीरी जो थे तो वो ये चाहते थे हमें किसी के साथ नहीं मिलना, हमें हमारी ऑटोनॉमी चाहिए उस तरह से, कश्मीर की पॉपुलेशन जो थी। कब ये इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम पीरियड हो रही है, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो उसके अलावा क्या हो रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन ये थी कि जो पॉपुलर मूवमेंट था स्टेट में लेड बाय शेख अब्दुल्ला, तो शेख अब्दुल्ला जो थे, शेख अब्दुल्ला वाज द लीडर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में नेशनल कांग्रेस जो थी, ठीक है, कश्मीर नेशनल कांग्रेस जो थी, तो उस नेशनल कांग्रेस के लीडर थे शेख अब्दुल्ला। दे वांटेड टू गेट रेड ऑफ महाराज एंड वाज अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन जो ऐसे बोलेंगे ना कि वहां की पॉपुलर लीडरशिप जो थी, तो वहां की लीडरशिप ऐसी थी कि वो सेक्युलरिज्म में विश्वास रखते थे। कौन, जैसे शेख अब्दुल्ला का नाम यहां पे आ रहा है, शेख अब्दुल्ला किस में विश्वास रखते थे, सेक्युलरिज्म में। और उसके चलते वो पाकिस्तान को जैसे रिलीजियस लाइन पे बनाया गया था, तो वो पाकिस्तान से इस कारण नहीं मिलना चाहते थे। देखो स्टेटमेंट इज क्लियरली रिटन इन द एनसीईआरटी कि शेख अब्दुल्ला डिडंट वांटेड टू मर्ज विद पाकिस्तान। महाराजा से भी मुक्ति चाहते थे, वो ये भी नहीं चाहते थे कि महाराजा मतलब मोनार्की चलती रहे यहाँ पे, तो फिर क्या चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे, ठीक है। द नेशनल कांग्रेस वाज सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन एंड हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद कांग्रेस। दे वर इन फैक्ट more fascinated by the democratic development which was taking place in the India। तो सारी जनता का हम नहीं कह सकते, लेकिन जो पॉपुलर लीडरशिप थी, तो पॉपुलर लीडरशिप का ये ओपिनियन था कि हमें किसके साथ मिलना चाहिए, इंडिया के साथ मिलना चाहिए। सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन थी तो उसी लाइन पे वो बात करती थी, ये सारी चीजें थी। ये इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड की बात करवा रहा हूं, ठीक है। तो इनफैक्ट शेख अब्दुल्ला जो थे तो देवर लाइक जेवीरू, कौन, तो शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी दोस्ती भी थी, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला वाज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ सम ऑफ द लीडिंग नेशनलिस्ट लीडर्स इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू। देख लो दोस्ती है। हाँ, इनफैक्ट आपको एक चीज और मैं बताता हूं बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग। शेख अब्दुल्ला जो है तो इन्होंने इंडिपेंडेंस के पहले ही, जब राजा रूल कर रहे थे ना, तो इंडिपेंडेंस के पहले ही बहुत बार प्रयास किया। क्या प्रयास किया बहुत बार, कि डेमोक्रेसी आ जाए, राजा को हटा दिया जाए, हरि सिंह को। और इसी के चलते हरि सिंह ने एक बार शेख अब्दुल्ला को पकड़ के जेल में भी डाल दिया था, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला के बारे में अभी और जानेंगे हम। तो इस तरह से ये कहानी इतनी समझ में आ गई, कंटेक्स्ट पूरा, कि रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या है। राजा अलग सोच रहा था, रूलर जो था हरि सिंह वो अलग सोच रहा था, पाकिस्तानी लीडर्स अलग सोच रहे थे, कश्मीर की पॉपुलेशन अलग सोच रही थी, जो पॉपुलर लीडरशिप थी वो अलग सोच रही थी, इंडिया दिखती बात है सोच रही होगी कि कश्मीर इंडिया में इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। ब्रिटिशर्स अलग तरीके से छोड़ के चले गए थे कि इंडिया में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, इंडिपेंडेंट रह लो, हमें कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा कंटेक्स्ट मैंने आपको समझा दिया क्या स्थिति थी। अब आगे बढ़े अगर, तो प्रॉब्लम कहां से निकल के आती, देखो तो प्रॉब्लम यहां से निकल के आती कि इन अक्टूबर 1947 पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम इट्स साइड टू कैप्चर कश्मीर। ये पॉइंट अच्छे से समझना। अब कश्मीर के राजा जो कि उस समय रूल कर रहे थे कश्मीर पर, हरि सिंह, तो उन्होंने ये आइडिया रखा कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। इंडिया ने जोर जबरदस्ती नहीं करी, ठीक है। तो हमने बोला कि जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, तो इंडिया ने इंटरफेरेंस नहीं किया, इंडिपेंडेंस दे दी गई कश्मीर को। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान लेकिन बड़ा ऐसे जिद्दी बच्चे नहीं होते, उस टाइप से था। तो पाकिस्तानी रूलर्स ये चाहते थे कि क्योंकि मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है तो कश्मीर को तो पाकिस्तान में ही जुड़ना होगा। और अब उन्होंने देखा कि इंडिया इंटरफेयर कर नहीं रहा है, राजा हरि सिंह के पास में जो मिलिट्री जो पावर थी उतनी वो कह सकते हैं कि वेल एस्टेब्लिश थे नहीं। तो पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहे हैं, अक्टूबर में, अगस्त में आजादी मिल गई, सितंबर अक्टूबर 1-2 महीने उन्हें सेलिब्रेशन करने के बाद अक्टूबर में क्या होने लगा 1947 में, पाकिस्तान जो था तो पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, ठीक है। ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स मतलब क्या कि उन्होंने जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला पूरा एरिया है, ठीक है, इस क्षेत्र में जैसे अगर आप देखोगे तो इस क्षेत्र से क्या होने लगा, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा सपोर्टेड पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर जो है पाकिस्तान कश्मीर के रीजन में घुसना चालू हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द कश्मीर। तो अब क्या होगा, राजा हरि सिंह ने प्रयास किया, लेकिन राजा हरि सिंह उतना तरीके से
बचा पा नहीं रहे थे कश्मीर को। कश्मीर की टेरिटरी में ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर जो है घुसते चले गए एंड देयर इज वेरी कह सकते हैं सैड स्टोरी अबाउट इट कि जब ये ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स सपोर्टेड बाय दी ट्राइबल इन्फिल्ट्रेशन मतलब क्या है कि यहाँ के जो ट्राइब्स हैं, जैसे आप देखोगे तो क्या है ये इधर पठान वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, तो ये सारे ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स घुसते चले गए और यहाँ पे क्या होता है कि कश्मीर की पॉपुलेशन के साथ में स्पेसिफिकली जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी उन लोगों के साथ में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, ठीक है, उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ, सारी समस्याएं परेशानियां, ठीक है। तो एक तो ये इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में बहुत प्रॉब्लम हुई, जब क्या हो रहा था, जब पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन चल रहा था। अब क्या होता है, अब हमारे लीडर्स ने ये देखो, हम कश्मीर पे कब्जा नहीं करना चाह रहे थे, इंडियंस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है हमारे लीडर्स को जब एक कहानी समझ में आई तो आर लीडर्स ट्राइड टू इंटरवीन, लेकिन उस समय पे क्या है, उस समय पे गवर्नर जनरल इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, आर्मी उनके अंडर में थी, तो उनकी परमिशन के बिना आर्मी पहुंचा नहीं सकते थे। और केस कुछ कैसा था कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, उस समय पे आप जैसे देखोगे तो कश्मीर वॉज अगेन, ब्रिटिशर्स तो ऐसे देख रहे थे कि कश्मीर एक अलग देश है, ठीक है, और इंडिया एक अलग देश है, तो ब्रिटिशर्स चले गए थे, लेकिन मैंने बताया ना कि ट्रांसफर ऑफ पावर पूरी तरह से हुआ नहीं था। ट्रांसफर ऑफ पावर जब पूरी तरह से हुआ नहीं था तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते हमें जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनकी परमिशन के साथ ही काम करना था। लॉर्ड माउंटबेटन ने ये बोला कि भैया ये देश अलग है एक तरह से, ठीक है, तो वहां मैं अपनी आर्मी पहुंचा दूंगा, तो दिस इज अ टाइप ऑफ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉज। तो फिर कैसे समाधान निकाले, क्यों, क्योंकि इधर से इन्फिल्ट्रेटर्स घुसते जा रहे थे। महाराजा हरि सिंह कब आ रहे थे, महाराजा हरि सिंह वाज ऑफ द ओपिनियन कि मैं अपने राज्य को कैसे बचाऊं, ठीक है। तो इंडियंस जो थे तो इंडियन लीडर्स जो थे तो उन लोगों ने प्रपोजल रखा कि आप विलयकरण पक्का कर लो इंडिया के साथ में। विलयकरण मतलब क्या है कि आप इंडियन यूनियन के साथ में इंटीग्रेशन डन करो और हम देखो हमारी आर्मी को अगले दिन ही पहुंचाते हैं। तो महाराजा हरि सिंह ने जब ये देखा कि अब वो बचा नहीं पाएंगे कश्मीर को, तो ही साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के चलते ही एग्रीड अपॉन दिस कि कश्मीर विल बी इंटीग्रेटिंग विद इंडिया, ठीक है, कश्मीर को इंडिया से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और जैसे उन्होंने साइन करा अगले दिन हमने आर्मी पहुंचा दी और जो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स घुसे थे, ठीक है, श्रीनगर तक आ गए थे, तो उनको फिर पीछे खदेड़ा गया, लेकिन पीछे खदेड़ते क्या है कि वो पूरी कंट्री से, पूरे कश्मीर से बाहर नहीं निकल पाए और एक पॉइंट पे जाके क्या है, मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में चले गया, स्टेटस क्वो आ गया, तो इतना पार्ट जो है तो उन ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स के कब्जे में आ गया, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। ये तो मैंने कहानी सुना दी है। अब अगर एनसीईआरटी के हिसाब से हम चले तो देखो क्या हो रहा है। तो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स फ्रॉम इट्स साइड टू कैप्चर कश्मीर। महाराजा आस्क फॉर इंडियन मिलिट्री हेल्प, तो हमें तुरंत चले जाना था, लेकिन मैंने आपको वो बताया क्या कि दिक्कत थी वहां पे कि हम कैसे मदद कर दें किसी दूसरी टेरिटरी की, ठीक है, तो उसके चलते क्या है, इंडिया ने एक्सटेंड करा मिलिट्री सपोर्ट, ठीक है, और इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस भी भगाया कश्मीर वैली से, लेकिन एक कंडीशन या फिर एक शर्त के बाद में, और वो शर्त क्या थी कि जब महाराजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेंगे उसके बाद ही मदद पहुंचाई जाएगी, ठीक है, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब क्या है, विलयकरण का समझौता, कि हाँ अब कश्मीर जो है किसके साथ मिल रहा है, अब कश्मीर जो है इंडिया के साथ मिल रहा है। However, as Pakistani continued to control a sizable part of the state, the issue was taken to the United Nations, United हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे क्या होगा कि जैसे पाकिस्तान जो है तो अंदर घुस गया बहुत ज्यादा, अब कायदे से हमें करना था कि हमारी आर्मी को और पाकिस्तान तक घुसा देना था दौड़ा के, मतलब उस समय पे आप क्या कह सकते हो कि फेलियर ऑफ लीडरशिप रहा, ठीक है। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा नहीं, प्यार मोहब्बत से मुद्दों को सुलझाएंगे, और हमने इस मुद्दे को कहां ले गए, यूनाइटेड नेशन में, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में ले जा दिया गया, जहां पे क्या होता है, जहां पे रेजोल्यूशन डेटेड 21 अप्रैल 1948 रिकमेंडेड अ 3 स्टेप प्रोसेस टू रिजॉल्व द इशू, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ने 3 स्टेप रेजोल्यूशन मतलब एक 3 स्टेप प्रोसेस जो है वो पास किया, एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके चलते इस मुद्दे को सुलझाया जा सके, ठीक है। कायदे से क्या होना था कि इन्फिल्ट्रेटर्स आए, हमारी आर्मी को भी इधर से उनको दौड़ाते हुए पीछे वापस भगा देना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा प्लेस कर दिया तो स्टेटस क्वो हो गया। अब जब स्टेटस क्वो हो गया, एज इट इज स्थिति रह जाएगी, तो उसके चलते यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन में उन्होंने 3 स्टेप्स रिकमेंड करी। क्या थी वो 3 स्टेप्स, देखो, तो द स्टेप्स रिकमेंडेड बाय यूएन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, कश्मीर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या 3 स्टेप्स रिकमेंड की। पहली स्टेप, पाकिस्तान हैड टू विथड्रॉ इट्स एंटायर नेशनलिटीज हु एंटर्ड इनटू कश्मीर, ठीक है। तो जितना भी ट्राइबल इन्फिल्ट्रेशन हुआ था पाकिस्तान को पूरा विथड्रॉ करना पड़ेगा, आज तक नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया नीडेड टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस इट्स फोर्सेस सो एज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। इंडिया को भी, जो इंडिया ने वहां पे फोर्सेस डिप्लॉय करी है
अब दिखती बात है कि उस समय पे इंडियन आर्मी जो है, तो इंडियन आर्मी पूरी कश्मीर में जाके बैठ गई थी, ठीक है। तो इंडिया को भी क्या करना पड़ेगी, फोर्सेस डिप्लॉय करना पड़ेगी। ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स गए नहीं, हमने फोर्सेस हटाई नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है, थर्ड, अ प्लेबिसाइड वाज टू बी कंडक्टेड इन फ्री एंड इम्पार्शियल मैनर। और फिर क्या होगा, फिर कश्मीर की जो जनता है उससे पूछा जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है, इंडिया के साथ जाना चाहती है, इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, और जैसा कश्मीर की जनता चाहेगी, जैसा कश्मीरियत चाहेगी वैसा होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट बात, ठीक है। अब लेकिन क्या इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, हाउएवर नो प्रोग्रेस कुड बी अचीव्ड अंडर दिस रेजोल्यूशन। एंड व्हाई इज दिस? देखो मैं आपको बहुत कोर प्रॉब्लम समझा रहा हूं कि जब मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में चले गया, यूनाइटेड नेशंस ने 3 स्टेप्स जो है वो रिकमेंड कर दी कि ऐसे करके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेंगे, फिर भी आज तक डिस्प्यूट रिजॉल्व क्यों नहीं हुआ? तो प्लेबिसाइड करवाना चाहिए था, जनता से पूछना चाहिए था। तो अब जनता से पूछना चाहिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है कि हम जनता से, उस जनता से पूछें जो कश्मीर की है। अब क्या हुआ है कि बहुत सारे ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स आके कश्मीर में बस गए, तो जब तक वो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स बाहर नहीं जाएंगे और जो कोर कश्मीर की पॉपुलेशन है उनसे ही पूछा जाएगा, ठीक है, उनसे ही पूछा जाएगा। तो द प्लेबिसाइड वाज टू बी कंडक्टेड इन फ्री एंड इंपार्शियल मैनर अमंग दी कश्मीरीज। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड ये रहता है कि कश्मीरी है ही नहीं, वहां पे तो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स हो गया, और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्सेस हटाई नहीं है। और पाकिस्तान जो है, तो पाकिस्तान के द्वारा जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था वो कभी खत्म नहीं हुआ, तो वो एक डेडलॉक सा लग गया, ठीक है, मुद्दा फंस गया। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो हाउएवर नो प्रोग्रेस कुड बी अचीव्ड अंडर दिस रेजोल्यूशन इन द मीन टाइम, ठीक है। तो अगर आप जैसे देखेंगे तो मीनवाइल क्या है कि वहां पे जो लोकल लीडर्स थे, अब ये तो तय हो गया कि इंडिया के साथ मिल गया है, क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया राजा ने, प्लेबिसाइड वगैरह करवाना बचा है, ठीक है, जो कि सिचुएशंस आज तक नॉर्मल नहीं हुई, तो प्लेबिसाइड कभी करवाया नहीं गया, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे देखेंगे तो हाउएवर नो प्रोग्रेस कुड बी अचीव्ड अंडर दिस रेजोल्यूशन इन द मीनवाइल, ठीक है। शेख अब्दुल्ला टुक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। आप बोलोगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? जी हाँ। तो आपको क्या देखना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हुआ था ना, तो उसमें कुछ स्पेशल स्टेटस दिए गए थे। तो वहां पे कश्मीर का जो हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रहेगा, पॉलिटिकल लीडर रहेगा, तो कश्मीर के पॉलिटिकल हेड को प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था इनिशियली, इसको बाद में बदल दिया था, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनिशियली आपको क्या देखने को मिलता है कि कश्मीर के जो पॉलिटिकल हेड थे उनको प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाएगा, गवर्नर को सदर रियासत कहा जाएगा, ठीक है। इस तरह के कुछ कुछ प्रोविजंस थे। तो हुआ क्या है कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ, इससे कुछ एज सच आपको प्रोग्रेस देखने को मिली नहीं है, ठीक है। इन द मीनवाइल शेख अब्दुल्ला जो है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं स्टेट के, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इन मार्च 1948 while India agreed to grant provincial autonomy under Article 370, the head of the government in the state was then called prime minister, ठीक है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई है कि हाँ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द सेंस की थोड़ा सा और विशेष अधिकार रहेंगे इस राज्य के पास में, और हेड ऑफ द स्टेट जो रहेंगे तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया, और इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉलिटिकल सेटअप को स्टैब्लिश किया गया। वहां पे समझ में आ गया सिचुएशंस क्या है, रूट ऑफ प्रॉब्लम क्या है, वो सब कुछ। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉलिटिकल सेटअप को स्टैब्लिश किया गया है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन है? अब देखो 1905 में इनका जन्म हुआ, 1982 तक का इनका जन्म काल रहा पूरा का पूरा। लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेक्युलरिज्म तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। प्रोपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमी, जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी की बात करी उन्होंने, सेक्युलरिज्म की बात करी। तो एट दैट टाइम पे सेक्युलरिज्म की बात करना इन दैट कंटेक्स्ट जहां पे पाकिस्तान अपने साथ कश्मीर को जोड़ने की बात करना, तो ही वाज अ ग्रेट लीडर वी कैन से, ठीक है। क्या है? लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट प्रिंसली रूल, प्रिंसली रूल को हटा के डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए पॉपुलर स्ट्रगल इन्होंने लीड किया। अपोज टू पाकिस्तान ड्यू टू इट्स नॉन सेक्युलर कैरेक्टर, ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान से प्रेम था, पाकिस्तान को भी बोल दिया तुम नॉन सेक्युलर कैरेक्टर लेके चल रहे हो, तुम अलग रह लो, हमें कश्मीर को कश्मीरियत से डिफाइन करना है, ठीक है। लीडर ऑफ द नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसके लीडर थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इट्स एक्सेशन विद इंडिया इन 1947, पहले प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के ये बनते हैं, ठीक है। डिसमिस्ड एंड जेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पे थोड़ा सा आप बोलोगे सर, जब जवाहरलाल नेहरू के इतने अच्छे दोस्त थे तो फिर उन्हें जेल में क्यों डाल दिया? तो वो इशू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ही वाज डिसमिस्ड एंड जेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1953 टू 1964 एंड अगेन फ्रॉम 1965 टू 1968, 1965 टू 1968, इस समय तक फिर वो जेल में रहे, ठीक है। क्यों रहे अभी आगे समझाऊंगा मैं। बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आफ्टर द एग्रीमेंट विद इंदिरा गांधी 1974 के बाद फिर पावर में आते हैं और चीफ मिनिस्टर बनते हैं इस टाइम पे। चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए तो सारी चीजें आपको आगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में कुछ डिटेल्स दिए, इन्हें ध्यान रखना। क्लियर हुआ? अब आगे क्या देखो, कश्मीर का मुद्दा, ठीक है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब जेल में थे तो तब ये खुद बोलते कि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पॉपुलेशन क्या चाह रही है और गवर्नमेंट कैसे चल रही है, वो
कश्मीर का मुद्दा इज समथिंग विच इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच के मुद्दे सुलझ जाएंगे तो कश्मीर के मुद्दे सुलझ जाएंगे, और कश्मीर का इशू ये है जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को एक तरह से ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप समझेंगे ना तो कश्मीर का जो पूरा इशू है, द पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर remained controversial and conflict ridden, ठीक है, on external part also and internal part also। external part मतलब क्या है कि कश्मीर सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का भी एक डिस्प्यूट है, where पाकिस्तान is claiming कश्मीर, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर, एंड इंडिया इज सेइंग दैट कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट इज, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या, इंटरनल डिस्प्यूट्स की अगर बात करोगे तो इंटरनल डिस्प्यूट ये है कि कश्मीर के अंदर भी जैसे कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, पॉपुलेशन में अलग अलग क्या थे, डिस्प्यूट्स थे, कि जो इनसाइडर्स थे कश्मीरी पॉपुलेशन जो थी वो आर्टिकल 370 को स्पेशल स्टेटस को अलग तरीके से देखती है, जो कश्मीर के बाहर के लोग हैं वो आर्टिकल 370 को अलग तरीके से देखते हैं, और अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट इन 2014 रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यही चीजें समझते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरनल डिस्प्यूट की बात करते हैं, अगर पहले एक्सटर्नल डिस्प्यूट की बात करें तो पाकिस्तान हैज ऑलवेज क्लेम्ड दैट कश्मीर वैली शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एक्सटर्नल डिस्प्यूट यही है कि आधी रोटी में दाल लेने आ गए वो। इंडिया का कहना है कि जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन इंडिया के साथ साइन हो गया तो पाकिस्तान तो भूल जाएगी कश्मीर उसका कभी हिस्सा था। वो नहीं देखा तुमने, एक मूवी थी माँ तुझे सलाम, बोलता है कश्मीर दूध मांगोगे खीर देंगे टाइप से, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है कि पाकिस्तान का जो क्लेम है ये बिल्कुल इनवैलिड है, लेकिन डिस्प्यूट ये है कि पाकिस्तान कंटिन्यूअसली प्रोवोक द पीपल ऑफ कश्मीर एंड ट्राइज टू हैम्पर कह सकते हैं द पीस एंड स्टेबिलिटी इन कश्मीर बाय हाईलाइटिंग दिस इशू कि कश्मीर तो पाकिस्तान का पार्ट बनेगा, ठीक है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड द ट्राइबल इन्वेजन ऑफ द स्टेट इन 1947, और इसका कंसीक्वेंस क्या हुआ, इसका कंसीक्वेंस हुआ कि जैसे ये पाकिस्तान से जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ था, ध्यान रखना, तो यहां तक आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये फोर्सेस जो थी ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स की वो घुस चुकी थी। तो वन पार्ट ऑफ कश्मीर केम अंडर दी पाकिस्तानी कंट्रोल, तो कश्मीर का एक पार्ट जो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे इलीगल ऑक्यूपेशन कहते हैं, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया जो है वो पीओके हम जिसे नाम देते हैं वो पाकिस्तान के अंडर में आ गया। वो पाकिस्तान उसे क्या बोलता है, उस पार्ट को पाकिस्तान बोलता है ये आजाद कश्मीर है, ठीक है। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि पूरे कश्मीर को आजाद कराएंगे, तो वो इस तरह से जितने पार्ट पे आज जो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है ना, यूनाइटेड नेशंस में इशू चले गया, यूनाइटेड नेशंस में जब इशू गया तो स्टेटस को आ गया, तो जो जहां था वो वहीं रह गया। तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ हो गई है, जिसके इधर इंडिया के कंट्रोल में, जिसके उधर पाकिस्तान के कंट्रोल में है कश्मीर, ठीक है। ये स्थिति हो गई है। अब उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो ever since 1947 कश्मीर हैज रिमेन्ड अ मेजर इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसी कारण से तभी से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है, ये एक्सटर्नल डिस्प्यूट का पार्ट है कश्मीर में। ये तो एक्सटर्नल डिस्प्यूट हो गया। इंटरनल डिस्प्यूट की अगर बात करें ना तो इंटरनल डिस्प्यूट क्या देखो, तो देयर इज अबाउट द स्टेटस, देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन के अंदर ही, मतलब पॉपुलेशन या फिर कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ पीपल आउटसाइड द जम्मू कश्मीर जो है वो आर्टिकल 370 को लेके अलग तरह से सोचते थे, ठीक है। जो पीपल इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर थे वो आर्टिकल 370 को अलग तरह से सोचते थे। कहानी समझो, ठीक है। दिस स्पेशल स्टेटस हैज प्रोवोक्ड टू अपोजिट रिएक्शंस। जो लोग कश्मीर के अंदर रहते हैं उन्हें ऐसा लगता था क्योंकि कश्मीर वाज इंटीग्रेटेड विद इंडिया इन अ वेरी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशन, थिंग्स वर नॉट सो गुड, तो उसके चलते कश्मीर के लोग जो ऑटोनॉमी ज्यादा चाह रहे थे तो स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। This is the point of view, this is the perspective of the people belonging in the people in the कश्मीर, ठीक है। जो कश्मीर के लोग हैं उनकी ये सोच है। और कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं, रेस्ट ऑफ द इंडियन यूनियन के पार्ट के जो लोग हैं, तो बोलते हैं कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इंटरनल डिस्प्यूट भी है ओवर कश्मीर। इंटरनल डिस्प्यूट क्या है कि स्टेटस जो है कश्मीर का इंडियन यूनियन के अंदर आर्टिकल 370 के चलते जो था, ठीक है, तो वो क्या है स्पेशल स्टेटस जो है, तो उसके ऊपर आपको दो अलग अलग तरह के ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर। बोथ द थिंग्स वर टोटली डिफरेंट, दोनों ही कंटेक्स्ट में चीजें बहुत अलग थी, ठीक है। तो पीपल आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर लोग जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर हैं, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या देखो, तो they believed that special status of state conferred by article 370 did not allow full integration of state with India, ठीक है। देखो अब ये तो केस ही खत्म हो गया कि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस क्यों देके रखा है, लेकिन क्या सोच थी लोगों की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको एक हिस्टोरिकल नैरेटिव बता रहा हूं कि पीपल, मतलब इंटरनल डिस्प्यूट ये था कि पीपल आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलीव दैट स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट
conferred by Article 370 did not allow full integration of state with India. ठीक है, फुल इंटीग्रेशन होने नहीं दे रहा है, आर्टिकल 370 हटा दो और जैसे दूसरे स्टेट है वैसे ही इंडिया में कश्मीर को भी कंसीडर किया जाए तो चीजें सही रहेगी। ठीक है, और वहीं पे आप देखोगे तो दिस सेक्शन फेल्ट, ये जो पीपल आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर रेस्ट ऑफ द कंट्री के अगर लोग हैं उनका अगर माना जाए पर्सपेक्टिव, तो दिस सेक्शन फेल्ट दैट आर्टिकल 370 बी रिवोक्ड एंड जम्मू एंड कश्मीर बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, वहीं पे जो लोग जम्मू एंड कश्मीर में रहते थे उनका क्या मानना था, मोस्टली कश्मीरीज बिलीव दैट ऑटोनॉमी कन्फर्ड बाय आर्टिकल 370 इज नॉट इनफ। उनका यह मानना था कि 370 का जो ऑटोनॉमी है वो अपने आप में काफी नहीं, और ऑटोनॉमी देना चाहिए कश्मीर को। ठीक है, अ सेक्शन ऑफ कश्मीर have expressed at least 3 major grievances। ठीक है, a section of Kashmir have, मतलब आप जैसे देखेंगे कश्मीरी पॉपुलेशन जो कुछ कश्मीरी पॉपुलेशन जो है, तो उन्होंने उल्टा 3 इश्यूज हाईलाइट करें, बोला कि ऑटोनॉमी जो है वो पूरी तरह से मिली नहीं है। क्या 3 इश्यूज हाईलाइट करें, देखो पहली चीज ध्यान रखना, तो क्वेश्चन किसी भी कंटेक्स्ट में आ जाए कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल इनसाइड द जम्मू एंड कश्मीर रिगार्डिंग आर्टिकल 370 और रिगार्डिंग द ऑटोनॉमी, तो वो जो है उनका डिसएग्रीमेंट है, डिसकंटेंट है। क्या डिसकंटेंट है, 3 पॉइंट्स पे कि पहला तो ये कहते हैं कि जो एक्सेशन के बाद में प्रॉमिस किया गया था, क्या कि एक बार जब ट्राइबल इन्वेजन को खत्म कर लिया जाएगा, नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा चीजें, तो प्लेबिसाइड कंडक्ट करवाया जाएगा, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो इन्फिल्ट्रेशन खत्म ही नहीं हुई है, इन्फिल्ट्रेशन तो आज भी चल रही है, चीजें नॉर्मलाइज हुई नहीं है। तो आज की कंटेक्स्ट में अगर प्लेबिसाइड करवाएंगे तो क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आए हुए वहां पे सेटअप हो गए, तो वो पाकिस्तान के फेवर में वोट कर सकते, इस कारण से प्लेबिसाइट हुआ नहीं है। मतलब तुमने कभी आवाज नहीं दी हमें और हमने कभी मुड़ के पीछे देखा नहीं, उस तरह से दोनों केस में क्या हो रहा है, डेडलॉक सा फंस गया। तो ये एक पहला डिसएग्रीमेंट है। पीपल इनसाइड दी जम्मू एंड कश्मीर जो है, तो उन लोगों को क्या मानना है कि जो प्रॉमिस किया गया था एक्सेशन के टाइम पीरियड में कि प्लेबिसाइट करवाया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। इंडियन गवर्नमेंट अपना आर्ग्यूमेंट देती है, क्या आर्ग्यूमेंट देती है कि सिचुएशन नॉर्मल हुई नहीं। दूसरा कंप्लेंट क्या है ऑफ द पीपल इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर, there was a feeling that special federal status granted by article 370 had been eroded in practice। ठीक है, जो स्पेशल स्टेटस दिया गया आर्टिकल 370 के चलते, तो वो हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ इस तरह का था। मतलब many of the people, a section यहां पे जो लिखा है ना, सेक्शन ऑफ कश्मीरी पॉपुलेशन हैव एक्सप्रेस्ड दिस थिंग कि आर्टिकल 370 जो दिया है, तो आर्टिकल 370 सिर्फ नाम मात्र का है। ठीक है, इन प्रैक्टिस उसके जो प्रोविजन है उन्हें इरोड कर दिया गया। This led to the demand for restoration of autonomy और greater state autonomy। और इसी के चलते क्या है, एक सेक्शन जो है क्या डिमांड करता है कि ग्रेटर ऑटोनॉमी होना चाहिए। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करने लगे। थर्ड अगर आर्गुमेंट देखा जाए तो इट वाज फेल्ट दैट डेमोक्रेसी व्हिच इज प्रैक्टिस्ड इन रेस्ट ऑफ द इंडिया हैज नॉट बीन सिमिलरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तीसरा आर्गुमेंट ये है, ठीक है, क्या कि जैसा रेस्ट ऑफ द इंडिया में चीजें हैं वैसी स्थिति वैसी चीजें कश्मीर वाले पार्ट में नहीं है। और वो एक हद तक जैसे इंटरनेट की प्रॉब्लम देख लो, बेसिक फैसिलिटीज की बात कर लो, जो डेमोक्रेसी, जो पीस एंड स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर जो रेस्ट ऑफ द इंडिया में वो कश्मीर में नहीं है। तो इसके चलते वो जिम्मेदार किसको मानते हैं, इसके चलते जो पीपल इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर है वो ये मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैड नॉट done sufficient over the period of time and this discontent grew and which led to the regional aspirations in Jammu and Kashmir। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो वो ये डिस्कंटेंट बढ़ता चलेगा ना। देखो जम्मू एंड कश्मीर में अगर इंडिविजुअली मुझसे पूछे हैशटैग ओपिनियन यू मे डिसएग्री ओवर दिस, कि लॉ एंड ऑर्डर, इंसर्जेंसी, इन सारी चीजों के अलावा एक जो बड़ी प्रॉब्लम रही है वो ये रही है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस which should be there mutually। ठीक है, ताकि चीजों को सुलझाया जा सके, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। ठीक है, मतलब वही वाली बात है कि इनने कभी मुड़ के पीछे देखा नहीं और इनने कभी आवाज लगाई नहीं रोकने की, तो वो वैसी सी स्थिति है ज्यादा। ठीक है, तो जो पीपल इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर है दे हैव देयर ओन रिजर्वेशंस, डिस्कंटेंट। ठीक, तो इसके चलते आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो इंटरनल डिस्प्यूट है, तो इंटरनल डिस्प्यूट का क्या कोर है कि किन कारणों से इंटरनल डिस्प्यूट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इंटरनल डिस्प्यूट जो है तो स्पेशल स्टेटस के ऊपर है। द रिएक्शन ऑफ पीपल इनसाइड जम्मू एंड कश्मीर इज डिफरेंट एंड द रिएक्शन ऑफ पीपल आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर इज डिफरेंट। क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें तो मैंने आपको पूरा कंटेक्स्ट बता दिया, रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या रही है, इंटरनल एक्सटर्नल डिस्प्यूट क्या है, वो सारा सब कुछ। अब देखा जाए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारे जो घाव थे, ये सारे मतलब ये सारे जो कह सकते हैं चिंगारियां जो थी, ये चिंगारियां आग कैसे बन गई, तो
आप 1948 के बाद से पॉलिटिक्स देखो, 1948 में जैसे अगर आप देखोगे तो शेख अब्दुल्ला जो है, तो शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट बन गई थी, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में ही इनिशिएटेड मेजर लैंड रिफॉर्म्स एंड अदर पॉलिसीज व्हिच बेनिफिटेड ऑर्डिनरी पीपल। तो उन्होंने फिर वही, अब क्योंकि एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे, तो पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज भी अडॉप्ट करी किसने, शेख अब्दुल्ला ने। लेकिन फिर होता क्या है, बट देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन हिम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बट अबाउट हिज पोजीशन ऑन कश्मीर स्टेटस। चलो मैं आपको यहाँ एक बहुत अच्छा कंटेक्स्ट समझाता हूं, जिसमें बताया ना कि 1953 में शेख अब्दुल्ला को उठा के कहां डाल दिया था, जेल में डाल दिया था, और किसने, जवाहरलाल नेहरू ने डाल दिया था, ठीक है, जो कि दोस्त थे। तो अब यहां पे पॉइंट समझना, कश्मीर की पॉपुलेशन ने इस पूरे इवेंट को कैसे देखा, पहले जेल में क्यों डाल दिया ये समझाता हूं मैं आपको। तो शेख अब्दुल्ला ये चाहते थे कि कश्मीर को ऑटोनॉमी मिले, रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते थे वो, ठीक है, ये नहीं चाह रहे थे कि देश से अलग हो, लेकिन ऑटोनॉमी मिले। और जब प्लेबिसाइड वगैरह हुआ नहीं, 2 4 5 साल हो गए, इंडिया का स्टैंड यही था कि जब इन्फिल्ट्रेटर्स वापस जाएंगे तब प्लेबिसाइड करवाएंगे। तो जब प्लेबिसाइड नहीं हुआ, तो एक बड़ा वैसा सा डिस्प्यूट रहा, कैसा कि शेख अब्दुल्ला को लगा कि यार ये इंडियन गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही, तो शेख अब्दुल्ला ने जैसे कुछ चाइनीज लीडर्स से बात करी, इंटरनेशनल हेल्प मांगने की कोशिश करी, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये बुरा लग गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने शेख अब्दुल्ला को उठा के जेल में डाल दिया था, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही इनिशिएटेड मेजर लैंड रिफॉर्म्स, पॉलिसीज वगैरह सारी चीजें, लेकिन एज सच कोई मेजर अचीवमेंट हाथ लगा नहीं। ग्रोइंग डिफरेंस, मतलब डिफरेंसेस जो है, ठीक है, बढ़ते चले गए किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और शेख अब्दुल्ला के बीच में ओवर द स्टेटस ऑफ कश्मीर। तो इसी के चलते क्या होता है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी, और जो सरकार बनी थी, तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल कांग्रेस के साथ में मिलने से बनी थी। तो उन्होंने क्या किया, ही वाज डिसमिस्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेख अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया 1953 में, एंड केप्ट इन डिटेंशन फॉर नंबर ऑफ इयर्स। तो एक लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक क्या किया गया, 10 12 सालों के लिए शेख अब्दुल्ला को जेल में रख लिया, ठीक है। द लीडरशिप दैट सक्सीडेड हिम did not enjoy as much popular support and was able to rule the state mainly due to the support from the center। अब शेख अब्दुल्ला के बाद में जो लीडरशिप आई, तो वो लीडरशिप एक तरह की क्या थी, एक तरह की पपेट गवर्नमेंट थी, जिसकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं थी। नो डाउट, नो मैटर, शेख अब्दुल्ला वाज द पॉपुलर लीडर। कश्मीर में इंडिपेंडेंस के बाद में शेख अब्दुल्ला एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, और इनके बाद में जैसे अगर आप देखोगे, तो जब इन्हें 1953 में जेल में डाल दिया, इनके बाद में जो सब्सिक्वेंटली लीडर्स आए, जो जिन्होंने सरकार संभाली, कमान संभाली कश्मीर की, तो वो उतने पॉपुलर लीडर नहीं थे, वो उतने पॉपुलर लीडर्स नहीं थे, और वो इसी कारण रूल कर पा रहे थे क्योंकि सेंट्रल जो है, तो बाय हुक और क्रुक वहां पे अपने पपेट रूलर्स को बिठा के रखना चाह रही थी। देयर वर सीरियस एलिगेशंस ऑफ माल प्रैक्टिसेस एंड रिगिंग इन वेरियस इलेक्शंस होते थे, लेकिन आम जनता इस तरह से देखने लगी थी कि माल प्रैक्टिसेस हो रही है, रिगिंग हो रही है, इलेक्शन सब झूठे हैं। अब यहां पे पॉइंट समझना, इस पूरे इवेंट को जो मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट बनी, शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को डिसमिस करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी, इलेक्शंस के जेन्युइनिटी पे क्वेश्चन मार्क आ रहा था। इस पूरे इवेंट को कश्मीर की जनता ने कैसे देखा, व्हाई द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स लेड टू द राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन इन कश्मीर। कश्मीर की जनता ने ऐसे देखा कि जब मतलब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखी, बड़ी इमोशनल तरीके से सोचा कि जवाहरलाल नेहरू दोस्त थे शेख अब्दुल्ला के, जब वो दोस्त के नहीं हुए तो कश्मीर के क्या होंगे, उस टाइप से, ठीक है। तो उन्होंने अपने दोस्त को जेल में डाल दिया, ठीक है, सारी पॉलिटिक्स वगैरह के चक्कर में। तो वहां के लोग जो है, तो उन्होंने रीजनल एस्पिरेशंस, रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड को और तेजी से फिर पुश करना स्टार्ट कर दिया कि वी वांट ऑटोनॉमी, उस टाइप से, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, वो जो सारनेस थी ना रिलेशन में, वो ऐसे डेवलप होने लगी, ठीक है। इसका इंपैक्ट यही हुआ क्या कि बिटवीन 1953 टू 74, देखो अब शेख अब्दुल्ला वापस पावर में आएंगे 1974 में, ठीक है। तो 1953 से 74 तक जो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी ने स्टेट की पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करने की कोशिश करी। कैसे, तो वही मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखो पार्टी वही रही है, बस शेख अब्दुल्ला को निकाल दिया, तो ट्रंकेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस माइनस शेख अब्दुल्ला क्योंकि जेल में थे, ठीक है। रिमेन इन पावर विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ कांग्रेस फॉर सम टाइम, बट लेटर इट मर्ज विद द कांग्रेस। बाद में नेशनल कांग्रेस के साथ ही मिल गई, कांग्रेस के साथ ही मिल गई, और एक तरह से क्या हो रहा है, चेंज इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1965 में आप जैसे देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में बदलाव करके जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होती थी ना कि हेड ऑफ द स्टेट जो रहेगा वहां का, वो प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा, तो उसको बदल के उन्होंने क्या कर दिया, चीफ मिनिस्टर कर दिया, कि स्टेट की तरह चीफ मिनिस्टर ही कहलाएगा यहाँ का स्टेट। अकॉर्डिंगली गुलाम मोहम्मद सादिक थे, वो क्या होते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक, क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर वाला प्रोविजन आ गया। तो 65 के बाद में जैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है,
कि गुलाम मोहम्मद सादिक जो है तो वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वहां के। इस पैरेलल टू दिस, इसके ही पैरेलल में गवर्नमेंट को एक चीज भी समझ में आ रही है कि जनता अपने प्रिय राजा को देखना चाहती है। ठीक है, प्रिय राजा इन द सेंस कि क्या है कि जनता क्या चाहती है कि जो उनका पॉपुलर लीडर हो वो उनका फेस बने। ठीक है, तो वही चीज यहां पे होती है कि देयर वाज सेवरल अटेम्प्ट्स टू रीच एन एग्रीमेंट बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो सेवरल अटेम्प्ट्स मारे जा रहे थे, प्रयास किया जा रहा था इन सेवरल अटेम्प्ट्स में कि शेख अब्दुल्ला जो है, ठीक है, शेख अब्दुल्ला जो है उन्हें वापस क्या है पावर में लाया जाए। ठीक है, क्योंकि 1953 से 74 तक कांग्रेस ने समहाउ विद डिफरेंट रूलर्स, ठीक है, कांग्रेस मैनेज टू हैव कंट्रोल ओवर जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वो पॉपुलर सपोर्ट नहीं दिख रहा था। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है 17 में क्या होता है 1974 में, जैसे इंदिरा गांधी जब पावर में रहती है 1974 में, तो शेख अब्दुल्ला के साथ में क्या करती है, एक एग्रीमेंट करती है एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला जो है तो जेल में से रिहा हो जाते हैं। उसके बाद में एग्रीमेंट, मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला अकॉर्ड एक साइन होता है, जिसके चलते शेख अब्दुल्ला फिर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं 74 में। कहानी कनेक्ट करेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्या हो रहा है, आपको पूरी रूट कॉज तो समझ में आ गई कि क्या स्थिति थी जब इंडिपेंडेंस के बाद में पावर पॉलिटिक्स कैसे स्टार्ट हुई है 1948 के बाद से, कि शेख अब्दुल्ला बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, सरकार के साथ में ओपिनियंस मैच नहीं होते, 53 में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, 53 से 74 तक कश्मकश चलती रहती है। लेकिन all this time period created the resentment among the कश्मीरी population कि यार ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ भी कर रही है 74 में। लेकिन अल्टीमेटली इंदिरा गांधी ने उस चीज को भापा और पॉपुलर लीडर को वापस पावर में लाने के लिए इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में अकॉर्ड साइन होता है। शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं 74 में। ठीक है, ही रिवाइव्ड द नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज इलेक्टेड विद मेजॉरिटी इन द असेंबली इलेक्शन इन 1977 में मेजोरिटी के साथ इलेक्ट होती है कौन, नेशनल कांग्रेस। शेख अब्दुल्ला फिर पावर में आते हैं, लेकिन ठीक है दिस स्टेबिलिटी वाज बिल्ट ऑन सैंड। कुछ ही समय के लिए ये स्टेबिलिटी रह पाती, क्यों, क्योंकि शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है 1982 में। अब उनकी डेथ के बाद में, ठीक है, लीडरशिप जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो वो फारूक अब्दुल्ला के पास जाती हुई बिकेम दी चीफ मिनिस्टर। तो फारूक अब्दुल्ला जो है, फारूक अब्दुल्ला फिर क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं किसके, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं स्टेट के। फारूक अब्दुल्ला वाज द सन ऑफ शेख अब्दुल्ला। ठीक है, शेख अब्दुल्ला से फारूक अब्दुल्ला के पास में जाती पावर, बट ही वाज सून डिसमिस्ड बाय द गवर्नमेंट। अब क्या हो रहा है कि जो इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस हिसाब से शेख अब्दुल्ला को क्या बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, और कहानी चल रही थी। लेकिन अब उनकी डेथ के बाद में उनका लड़का पावर में आया, तो जरूरी थोड़ी ना कि जैसा पिताजी और इंदिरा गांधी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था वैसे ही फारूक अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगी। ठीक है, तो वहां नोकझोंक होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या करती है, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे गवर्नर काम करते हैं। ठीक है, तो गवर्नर सून डिसमिस दी कह सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ फारूक अब्दुल्ला। तो एक ब्रेकअवे फ्रैक्शन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो पावर में आता फॉर अ ब्रीफ पीरियड। तो मतलब ऐसे ही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में से भी फिर फारूक अब्दुल्ला का निकाल दिया, फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, तो एक छोटा पार्ट जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो पावर में आता है। अब फिर ये पूरा जो इवेंट हो रहा है वही वाला इवेंट जो 1953 में जिस तरह से लोगों को ऐसा लगा था ना कि वी आर बीइंग चीटेड यार, ठीक है, वही यहां पे भी लग रहा है कि इंदिरा गांधी का एग्रीमेंट था जब 1974 का, उसके बाद में 82 में इनकी डेथ हो जाती शेख अब्दुल्ला की, फारूक अब्दुल्ला पावर में आते हैं। उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर वही एक तरह से इनस्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखी हुई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को। तो द डिसमिशल ऑफ फारूक अब्दुल्ला's गवर्नमेंट ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट generated a feeling of resentment in the Kashmir। तो कश्मीरी population was like this। क्या चल रहा है ये, मतलब एक तरह से, ठीक है, क्या कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही देश में, और जब वहां की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ये देख रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार इंटरवीन कर रही है इन द मैटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड इन दैट स्टेट जहां पे रीजनल ऑटोनॉमी देना चाहिए, ठीक है, तो वहां की जनता जनार्दन जो है, तो द कॉन्फिडेंस दैट कश्मीरीज हैड डेवलप्ड इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस आफ्टर द अकॉर्ड बिटवीन इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला रिसीव्ड अ सेटबैक। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरा तो भरोसा ही उड़ गया इस दुनिया से। इस टाइप से क्या होने लगा, इस टाइप से पॉपुलेशन जो थी कश्मीर की वो इसी बात करने लगी कि अकॉर्ड साइन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एज सच कंक्रीट अचीव नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज सच कोई कंक्रीट डेवलपमेंट नहीं कर रही है। इनफैक्ट लोगों को लगा क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है कश्मीर को, ठीक है, कश्मीर पर ध्यान नहीं दिया जाने लगा है। और अब क्या हो रहा है देखो, जब आदमी शक में रहता है, जब आदमी डाउट में रहता है, जब आदमी आपसे नाराज रहता है, तब उसे बहकाना, बहलाना, फुसलाना बहुत आसान रहता है।
तो कश्मीरी पॉपुलेशन वॉज फुल ऑफ रेजेंटमेंट, और वहीं पे पीछे से आग में हवा कौन दे रहा था, पीछे से आग में हवा देने का काम कर रहा था पाकिस्तान। वहां के यूथ को उसने मिसलीड किया, वहां पे यूथ जो उसको मिसलीड किया रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, मर्जर विद पाकिस्तान के लिए क्या करने लगे, पुश करने लगे। कौन कौन पुश करने लगे, तो ये पूरी की पूरी पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स वगैरह थे वो सारी चीज, ठीक है। तो द फीलिंग दैट द सेंटर वाज इंटरवीनिंग इन पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट was further strengthened when the National Conference in 1986 agreed to have an electoral alliance with the Congress, the ruling party in the center. इतनी उठापटक हो गई शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद में, फारूक अब्दुल्ला पावर में आ गए, फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया। उसके बावजूद भी क्या है, उसके बावजूद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या हो रही है, 1986 में एग्री कर रही कि कांग्रेस के साथ में हम गवर्नमेंट बना लेंगे। तब वहां की जनता जनार्दन को ऐसा लगा कि क्या चल रहा है ये, मतलब सब पावर हंग्री है, सब पोजीशन के लिए मरे जा रहे हैं, कोई कश्मीर के बारे में नहीं सोच रहा है। तो उसके चलते जो जनता जनार्दन थी, ठीक है, तो दे फेल्ट वेरी एलिनिएटेड, ठीक है। और उसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, उसके चलते क्या है, उसके चलते मिसलीड करना बहुत आसान हो गया पाकिस्तान को। एंड दी कह सकते हैं क्या, एंड दी डिमांड फॉर रीजनल एस्पिरेशन, एंड द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, डिमांड फॉर सेपरेटिज्म, इंटीग्रेशन विद पाकिस्तान वाज इग्नाइटेड अमंग अ फ्यू सेक्शंस, ठीक है। कुछ सेक्शंस में ये डिमांड जब इग्नाइट कर दी गई तो उससे पूरा कश्मीर जल उठा, और समय आ रहा है, देखो 1986 हो गया, इसके बाद में 1989 आते आते आपको क्या देखने को मिलेगा कि इंसर्जेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है, इंसर्जेंसी बढ़ जाएगी। तो 1987 के इलेक्शन में जो ऑफिशियल रिजल्ट्स थे, तो ऑफिशियल रिजल्ट्स में क्या होता है, 1987 के ऑफिशियल रिजल्ट में मैसिव विक्ट्री हासिल करता है कौन, नेशनल कांग्रेस प्लस कांग्रेस अलायंस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कंट्री में रूल कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस नेशनल कांग्रेस ऑफ कश्मीर, इन दोनों का अलायंस, प्री पोल अलायंस बना लेते हैं ये लोग। अब मतलब वो ये जनता ये देख के कंफ्यूज हो रही कि कभी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को जैसे फारूक अब्दुल्ला को हटा दिया, ठीक है, और कभी आपको क्या देखने को मिलता, कभी साथ में आ जा रहे हैं, तो करना क्या चाह रहे हैं उस तरह से, ठीक है। और अल्टीमेटली जब 1987 के इलेक्शन होते हैं, तो 1987 के इलेक्शन में क्या होता है कि कांग्रेस अलायंस और फारूक अब्दुल्ला जो है, ठीक है, तो वो प्री पोल अलायंस बनाते हैं और फारूक अब्दुल्ला फिर से चीफ मिनिस्टर की तरह पावर में आ जाते हैं। तो यू पीपल माइट थिंक कि बढ़िया मजा आया, सेलिब्रेशन हो रहे होंगे कि फारूक अब्दुल्ला आ गए, लेकिन नहीं, अब जनता को ऐसा लगा कि अब कुछ तो दाल में काला है, या फिर मतलब कह सकते हैं कि सब पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं आपस में क्या कर रहे हैं, अपने गुट बना के चल रहे हैं, अपनी पावर, अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे हैं, कश्मीर के बारे में नहीं सोच रहे। एंड दिस बिकेम द मेजर कॉज, जिसके चलते मिसलीड करना आसान हो गया पाकिस्तान को, कश्मीरी पॉपुलेशन को, स्पेशली यूथ को, ठीक है। तो बट इट वाज वाइडली बिलीव्ड दैट द रिजल्ट्स डिड नॉट रिफ्लेक्ट पॉपुलर चॉइस एंड दैट द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस वाज रिग्ड। तो लोगों को ये लगने लगा कि हमने वोट ही नहीं दिया नेशनल कांग्रेस को, कांग्रेस अलायंस को, तो कांग्रेस अलायंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये पावर में कैसे आ गई है, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पावर में कैसे आ गई, आई गेस मैं जगह जगह नेशनल कांग्रेस कह दे रहा हूं, फ्लो में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हाँ, ठीक है। तो वो पावर में कैसे आ गई, अ पॉपुलर रेजेंटमेंट हैड ऑलरेडी बीन ब्रूविंग इन द स्टेट अगेंस्ट द इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस अर्ली 1980s के टाइम पीरियड से ही इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के चलते क्या देखने को मिल रहा है, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के चलते लोग बहुत ज्यादा डिसकंटेंटेड फील कर रहे थे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। कॉमनली प्रिवेलिंग फीलिंग दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस वर बीइंग अंडरमाइंड एट द बिहेस्ट ऑफ द सेंटर, ठीक है। एक आपको क्या देखने को मिलता है कि कॉमनली प्रिवेलिंग फीलिंग, ऐसी कैसी वाली फीलिंग कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसको बहुत ज्यादा अंडरमाइन किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रही है। इसके चलते क्या होता है, इसके चलते जो पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हुए ना सिंस 1948 जो भी ये पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हो रहे थे, उन पॉलिटिकल क्राइसिस का इंपैक्ट क्या हुआ कि आपको कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ते देखने को मिलती है। व्हाट डू यू मीन इंसर्जेंसी, मतलब कश्मीर के अंदर लोग जो थे, जो नाखुश थे, उन लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिए, जो नाखुश थे उन लोगों ने डेमोक्रेटिक सेटअप के अगेंस्ट में, सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाना चालू कर दिए। एंड दिस लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ इंसर्जेंसी, काउंटर मतलब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, अब दिखती बात है कि उधर वायलेंस था तो फिर गवर्नमेंट ने भी आयरन हैंड इस्तेमाल किया, सरकार भी स्ट्रिक्ट हुई, जनता जनार्दन भी स्ट्रिक्ट हो गई। कैसे कि बहुत सारे लोग जो मिसलीड हो गए, उन्होंने हथियार उठा लिए, टेररिज्म को अडॉप्ट कर लिया, इंसर्जेंसी को अडॉप्ट कर लिया, तो दी प्रॉब्लम गेट वर्स्ट, ठीक है। यहां पे प्रॉब्लम और बिगड़ती चली गई। इसी के चलते फिर क्या, इसको रिलीजियस कलरिंग दे दी गई, जैसे रिलीजियस कलरिंग में क्या है कि जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो जहां जहां माइनॉरिटी में थी, वहां उन्हें सफर करना पड़ा, और यही कश्मीरी पंडित जो था, तो मतलब वो पूरा एपिसोड पूरा इस तरह से फिर कश्मीर जो है, तो वो कश्मीर वैली जो जन्नत कही जाती थी वो झुलस रही थी, ठीक है। जो कश्मीरी वैली जन्नत कही जाती थी वो झुलस रही थी। तो ये पूरा
कंटेक्स्ट बना, इंसर्जेंसी कैसे डेवलप हुई, समझ में आया। उसके बाद में क्या हुआ, तो बाय 1989 जैसे अगर आप देखोगे, स्टेट हैड कम इन द ग्रिप ऑफ मिलिटेंट मूवमेंट मोबिलाइज्ड अराउंड द कॉज ऑफ सेपरेट कश्मीरी नेशन। ठीक है, तो अब क्या है कि अब मैंने बताया ना, जब लोग नाखुश रहते हैं, परेशान रहते हैं किसी चीज से, उन्हें मिसलीड करना उतना ही आसान होता है, और वही यहां किया गया। कैसे मिसलीड किया गया, तो आपको देखने को मिलता है क्या कि स्टेट हैड came in the grip of militant movement mobilized around the cause of separate Kashmiri nation। सेपरेट कश्मीरी नेशन के चलते क्या है, जब ये डिमांड उठाई गई कि नहीं सेपरेट कश्मीरी नेशन चाहिए, तो पूरा का पूरा स्टेट जो है वो एक मतलब इंस्टेबिलिटी की उसमें आ गया, स्टेज में आ गया। मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, किस चीज के लिए, उन्हें सेपरेट आजाद कश्मीर चाहिए। इस तरह से इंसर्जेंट्स जो थे, अब दिखती बात है पाकिस्तान को ज्यादा मजा आ रहा था, अब लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुख से परेशान होते हैं। उन्होंने जब देखा इंडिया तो प्रॉस्परस हो रहा है, सब कुछ सही है इंडिया में, तो पाकिस्तान को बहुत बुरा लगता था। तो पाकिस्तान ने यहां क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो वो लोग खास करके जिनकी रोजी रोटी उस चीज पे चलती, इंडिया पाकिस्तान को लड़ाकर, ठीक है, तो ऐसे पाकिस्तानी लीडर्स ने, पाकिस्तान के जो मिलिटेंट ऑपरेटर्स थे, उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्टेड गिविंग मॉरल मटेरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट टू दी इंसर्जेंट्स। ठीक है, जो मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो गुमराह हुआ जो युवा था कश्मीर का, उसको मॉरल मटेरियल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। किसने, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को मजा आ रहे थे कि इंटीग्रेट करवा लेंगे पाकिस्तान के साथ कश्मीर को आजाद करवा देंगे। तो फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स द स्टेट वाज अंडर प्रेसिडेंट रूल। और जब स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई 1989 के बाद में, तो सरकार वरकार तो एक तरफ, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल लगाने के साथ साथ में आर्मी उतार दी। अब देखो यहां पे भी मतलब इन्होंने एक चाटा मारा, इन्होंने 2 चाटे मारे, तो वो 2 चाटे इनको और बुरे लग गए, तो उन्होंने फिर और तीसरा चाटा मारा। तो लड़ाई ऐसी तो बढ़ती है। अब क्या हो रहा है कि जब इंस्टेबिलिटी बढ़ी, मिलिटेंट मूवमेंट बढ़े, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा के आर्मी उतार दी। आफ्सपा लग गया, तो आर्मी जब उतार दी गई तो वो लोगों को ऐसा दिखने लगा कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन और सारी चीजें, लेकिन वो उस समय की क्या थी, नीड ऑफ द आवर था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो मतलब एक बड़ा ऐसा सा सिचुएशन आ गया था कि आप जहां पे सही और गलत डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। चाहा हर इंसान ये रहा था शांति हो, स्टेबिलिटी हो, पीस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन वो निकल के नहीं आ पा रहा था बाहर। ठीक है, तो फिर क्या होता है, असेंबली इलेक्शंस इन स्टेट वर हेल्ड ओनली 1996। तो 1989 के बाद से 1996 में इलेक्शन होते हैं, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड बाय फारूक अब्दुल्ला केम टू पावर। ठीक है, नेशनल कांग्रेस लेड बाय फारूक अब्दुल्ला केम टू पावर विद अ डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो 1996 के जो चुनाव होते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि अब क्योंकि शेख अब्दुल्ला और लीडरशिप थोड़ी बदलती चलेगी ना, सिचुएशंस बदलती चलेगी, तो फारूक अब्दुल्ला ने डिमांड क्या करी कि लीडरशिप में बदलाव आना चाहिए। मतलब लीडरशिप में बदलाव आया, और नेशनल कांग्रेस जो है, तो नेशनल कांग्रेस के द्वारा इलेक्शन जीता गया, और नेशनल कांग्रेस ने रीजनल ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पे ही चुनाव जीता। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक्सपीरियंस अ वेरी फेयर इलेक्शन इन 2002। फिर क्या होता है, लेकिन फिर अब वही ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वगैरह उसको हवा तेज मिलती रही। फारूक अब्दुल्ला के फिर इस सरकार में उतरा, लेकिन पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं था। तब 2002 आता है, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम पीरियड में आपको क्या देखने को मिलता है कि द मोस्ट फेयर इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर टुक प्लेस। इनफैक्ट बहुत अच्छी कंटेक्स्ट में अटल बिहारी वाजपेयी खुद क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कश्मीरियत, इंसानियत, जमूरियत। ठीक है, तो ये चीजें कश्मीर की प्रॉब्लम का सलूशन दे सकती है हमें, मतलब डेमोक्रेसी, ठीक है, और कश्मीर के लोगों की रीजनल ऑटोनॉमी की कंडीशन। देखो रीजनल एस्पिरेशन के लिए हम आगे चैप्टर में और पढ़ेंगे, लास्ट में, और मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ा सा कि रीजनल एस्पिरेशन आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो क्या कहते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो कहते हैं क्या कि कश्मीरियत को कंसीडर किया जाएगा, जमूरियत यानी डेमोक्रेसी को कंसीडर किया जाएगा, और इंसानियत को देखा जाएगा, और फिर उस तरह से समाधान निकाला जाएगा। तो नेशनल कांग्रेस फेल्ड टू विन मेजॉरिटी एंड वाज रिप्लेस्ड बाय पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अब क्या होता है, 2002 में जो बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, फारूक अब्दुल्ला वाली जो सरकार थी वो मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी जो है, ठीक है, तो पीडीपी मतलब जैसे क्या देखोगे, तो पीडीपी अभी आप जानते हो कि आज के कंटेक्स्ट में जैसे न्यूज़पेपर पर पढ़ते हो आप, तो महबूबा मुफ्ती के पिताजी की जो पार्टी थी, ठीक है, वो पीडीपी जो है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो पावर में आती है कांग्रेस के साथ। देखो कांग्रेस इज ऑलवेज देयर इन, मतलब वो सरकार में रहना चाहती बस, तो वो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बना रही है, पीडीपी के साथ भी सरकार बना रही है। तो कोलिशन गवर्नमेंट के साथ में क्या होता है, आपको देखने को मिलता है कि पीडीपी पावर में आती है। अब 2002 में जब पीडीपी पावर में आती है, तो एज पर द कोलिशन गवर्नमेंट
मुफ्ती मोहम्मद जो थे, ठीक है, तो ही हेडेड द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, सक्सीडेड बाय गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने अभी अभी कांग्रेस छोड़ी, अगर आपको ध्यान हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट अफेयर पढ़ते हो तो इस तरह से मुफ्ती मोहम्मद, उनके बाद में गुलाम नबी आजाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो थे, ठीक है, तो मुफ्ती मोहम्मद किसके थे, पीडीपी पार्टी के थे, गुलाम नबी आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जैसे सरकार चलाई, लेकिन फिर कुछ समय के बाद में प्रेसिडेंट रूल फिर इंपोज कर दिया जाता है स्टेट में, ठीक है, कब तक, जुलाई 2008 तक। फिर उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट इलेक्शन जो होते हैं नवंबर दिसंबर 2008 में जो होते हैं, अनदर कोलिजन गवर्नमेंट यहां पे बनती है अगेन। अब कोलिजन गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में ही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हाथ मिला लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर फिर सरकार बनाई। दे केम इनटू पावर हेडेड बाय उमर अब्दुल्ला, ठीक है। अब उमर अब्दुल्ला जो है, तो उमर अब्दुल्ला जो, मतलब आप ये देख रहे हो, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फिर यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो क्या है, मुफ्ती मोहम्मद, महबूबा मुफ्ती। तो एक जो है, तो एक पार्टी जो है वो एक तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पीडीपी जो है, तो पीडीपी एक अलग अप्रोच के साथ में पावर में आती है। मतलब लोगों के पास ऑप्शन थे, जैसे बीजेपी कांग्रेस कंट्री में है, वैसे आप क्या देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये कश्मीर में ये दो पार्टीज का आपको फैमिली लीनियज इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। 2000 एंड बियॉन्ड, 2000 के बाद क्या हो रहा है, 2000 के बाद में ये हो रहा है कि जो सरकार बनती है 2002 के इलेक्शन के बाद में जो सरकार बनती है, तो 2002 के इलेक्शन का जो सरकार बनती है वो कुछ समय चलती है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। फिर उसके बाद में जब इलेक्शन 2008 में होते हैं, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस पावर में आती है, उमर अब्दुल्ला की सरकार। हाउएवर द स्टेट कंटिन्यू टू विटनेस डिस्टर्बेंसेस लेड बाय हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अब क्या हो रहा है, आपको ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समझना है। तो ये अलग अलग छोटे मोटे टेररिस्ट ग्रुप जो होते हैं, इन सबने मिलकर, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है, ठीक है, इट कंटिन्यूअसली प्रमोटेड इंसर्जेंसी, इट कंटिन्यूअसली प्रमोटेड टेररिज्म, उसके चलते इंस्टेबिलिटी रही है। फिर 2014 में आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, स्टेट वेंट इनटू अनदर इलेक्शंस, और 2014 में जो दूसरे इलेक्शन होते हैं, जो कि विच रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोटर्स टर्नआउट इन 25 ईयर, पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया 2014 में। और 2014 के चुनाव के परिणाम ये निकल के आते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ऑफ पीडीपी केम इनटू पावर विद बीजेपी एज इट्स पार्टनर। तो महबूबा मुफ्ती के जो पिताजी हैं वो बीजेपी के साथ आप कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज आपको ये भी ऑब्जर्व करना होगी कश्मीर के पॉलिटिक्स में, कि सरकारें जो बन रही तो कोलिजन पॉलिटिक्स से बनती है, बीजेपी या कांग्रेस से, तो उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का, विथ, ठीक है, विथ द ड्राइविंग सीट और द स्टीयरिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द रीजनल पार्टीज सच एज पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो अब 2014 में आपको देखने को मिल रहा है कि बीजेपी विथ कोलिजन गवर्नमेंट ऑफ पीडीपी केम इनटू पावर। अब फिर क्या है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद की डेथ हो जाती है, और उनकी डॉटर जो है महबूबा मुफ्ती, वो पहली विमेन चीफ मिनिस्टर बनती है स्टेट की इन अप्रैल 2016 में वो पहली विमेन चीफ मिनिस्टर बनती है। अब 2016 से 2019 तक वो अपना टर्म चला ही रही थी, लेकिन 2019 में क्या होता है कि बीजेपी जो है सपोर्ट हटाती है अपना, किसको, जो पीडीपी पार्टी को सपोर्ट देके कोलिजन गवर्नमेंट बनाई थी। महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर जाती है। अब सरकार गिर जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के नाम पे, फिर क्या होता है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ महबूबा मुफ्ती मेजर एक्ट ऑफ टेररिज्म, माउंटिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेंशंस वर विटनेस्ड। समस्या का समाधान मिला नहीं था, प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर लिया जाता है कब, जून 2018 में प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर लिया जाता है, जब बीजेपी अपना सपोर्ट हटा लेती मुफ्ती गवर्नमेंट से, ठीक है, पीडीपी और बीजेपी का जो कोलिजन था उससे। तो अब क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, और उसी केस में, प्रेसिडेंट रूल के केस में क्या होता है, 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर से, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पे मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जहां पे आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया जाता है एक तरीके से। एंड द स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज विद जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरीज के फॉर्म में स्टेट जो है इमर्ज होकर आता है फिर, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको कहानी बताई कश्मीर की। आई होप यू पीपल आर नाउ क्रिस्टल क्लियर विद द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स व्हिच टुक प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस। पूरी कहानी आपको वो नजरों के सामने दौड़ लगा गई है, क्या इशू है वो समझ में आया। मैंने आपको क्या बताया, मेजर प्रॉब्लम ये नहीं है कि कश्मीर और गवर्नमेंट और पाकिस्तान, और ये मेजर प्रॉब्लम ये है कि वहां की जो मासेस है उनके बीच में अगर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है, देन द थिंग्स विल टर्न आउट वेरी पॉजिटिवली। बट द इशू इज कि वो कॉन्फिडेंस दोनों एंड पे डेवलप नहीं होता है। यहां से सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए दे ट्राई
जैसे आप देखेंगे तो दैट टाइम पीरियड व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, दैट वाज द टाइम पीरियड जब थोड़ा सा पीस, जैसे 2002 के इलेक्शंस और सारी चीजें, थोड़ा सा पीस वाज बीइंग ऑब्जर्व, लेकिन फिर वही वाली प्रॉब्लम है कि शांति, कश्मीर में शांति पाकिस्तान को अच्छी लगती है, तो वो हमेशा आग देता रहता है वहां से। तो देयर आर मल्टीपल एंगल्स, वी कैन नॉट जस्ट क्लियरली आइडेंटिफाई कि हाँ इसको ब्लेम कर दो या फिर ये कारण है। आप कहोगे लैक ऑफ लीडरशिप भी एक प्रॉब्लम रहा है, लैक ऑफ विजन एक प्रॉब्लम रहा है, मिसट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स व्हिच आर needed to be worked upon so that peace and stability can be ensured in Jammu and Kashmir. Above all, ठीक है, all these factors led to the regional aspirations, और इन्हीं कारणों से रीजनल एस्पिरेशंस की डिमांड जो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होती है। जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलता है सेपरेटिज्म, या फिर कह सकते हैं वायलेंस, इंसर्जेंसी, ये सारी समस्याएं जन्म लेती है। समझ में आया? तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर लिविंग एग्जांपल ऑफ प्लूरल सोसाइटी इन इंडिया। नॉट ओनली आर देयर डाइवर्सिटी ऑफ ऑल काइंड, मतलब वहां रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिक, ट्राइबल, हर सेंस में डाइवर्सिटी है, बट देयर आर आल्सो डाइवर्जेंट पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस। ठीक है, तो रीजनल एस्पिरेशन में, कश्मीर और लद्दाख के रीजनल एस्पिरेशन में डाइवर्स पॉलिटिकल और डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस भी है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से, कोई ऑटोनॉमी चाह रहा है, कोई इंटीग्रेशन चाह रहा है, कोई कुछ चाह रहा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के एस्पिरेशंस है which have been sought to be achieved by the latest act। और अब ये जो कदम उठाया गया, तो this is something said to be watershed step। ठीक है, क्योंकि इसके पहले तक कश्मीर कुछ और था, इसके बाद में कश्मीर कुछ और है। तो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस एक्ट से शायद चीजें सुधरे, रीजनल एस्पिरेशन को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए। तो दिस वाज द स्टोरी, आई होप यू पीपल गॉट इट। इस चैप्टर से एक कश्मीर इशू करके एडिशनल टॉपिक और है, उसमें भी यही चीजें बताई जो मैंने आपको बताई है, लेकिन एक वीडियो और उस पर दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे, तो आगे हम पंजाब वाला पार्ट पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। कहानी यहीं से हमारी आगे बढ़ेगी कि मतलब रीजनल एस्पिरेशन तो हमारा कोर इशू रहेगा ही रहेगा, मुद्दा रहेगा ही रहेगा। तो अब वो पंजाब के कंटेक्स्ट में, जैसा कश्मीर के कंटेक्स्ट में पढ़ा है चैप्टर में, आगे अब हम पंजाब के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि वहां क्यों रीजनल एस्पिरेशंस ग्रो करती है, और ये सारी चीजें हम पंजाब के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगला वाला जो पार्ट है पंजाब वाला, वहां तो पढ़ेंगे। उसके अलावा अनअकैडमी पर मैं क्लास 9th और 10th को अनअकैडमी ऐप पर प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूं, जहां पर 9th की क्लासेस जो रहती हैं वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रहती हैं, और उसी के साथ साथ अगर 10th की क्लासेस की बात की जाए तो वो भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रहती है। उसके साथ साथ एक बैच और ये अभी स्टार्ट हुआ है 30 तारीख से, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स है, जिसमें ये टीम होगी पूरी, और जो आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएगी, आपका कोर्स कंप्लीट करवाएगी। क्लियर हुआ? तो ये क्लासेस जो रहेगी, तो MWF रहेगी मेरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे नहीं, MWF, हाँ MWF रहेगी। क्लियर हुआ? तो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन एंड एनरोल इन दिस कोर्स यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। जहां पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। क्लियर हुआ? ये पूरी कहानी थी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में पंजाब की कहानी से स्टार्ट करेंगे। तो पंजाब क्राइसिस जो है पूरा पंजाब में रीजनल एस्पिरेशंस ग्रो हुई है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी